हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स के बारे में। किसके बारे में? फाइनल अकाउंट्स के बारे में। और ये फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करें हम सोल ट्रेडर के बारे में। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि जो एक सोल ट्रेडर होता है वो क्या होता है, फाइनल अकाउंट होता है वो क्या होता है, और फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है A to Z। ये सभी बातें मैं आपको इस सिंगल वीडियो में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हमारे फाइनल अकाउंटिंग के मीनिंग से कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ वर्ड लिख के आए हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तो देखिए क्रिकेट में आपने एक वर्ड सुने होंगे फाइनल मैच, सुने हो ना आपने? फाइनल मैच। तो फाइनल मैच में क्या होता है? तो फाइनल मैच लास्ट की मैच होती है। तो जब हम लास्ट में, कब के लास्ट में? तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बोलोगे आप? तो बेटा जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च हमारा फाइनल मैच होगा समझो। तो 31 मार्च के दिन जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। मतलब 31 मार्च के दिन बिजनेस जो अकाउंट बनाता है उसे क्या कहते हैं अपन? फाइनल अकाउंट कहते हैं। अब सर सोल ट्रेडर मतलब भी समझा दूं। फाइनल तो समझ में आ गया कि 31 मार्च को जो अकाउंट बनाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? फाइनल अकाउंट कहा जाएगा। अब ये सोल ट्रेडर यानी क्या होता है? तो बेटा सोल जो वर्ड है वो बना है सिंगल से। किससे बना है? सिंगल से। तो सिंगल का मतलब होता है अकेला, और ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, और ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। मतलब जब कोई एक अकेला व्यापारी क्या करता है? व्यवसाय करता है। कोई एक अकेला इंसान क्या करता है? व्यवसाय करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडर कहा जाता है। बोलने का मतलब ऐसे कि साल के लास्ट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसे सोल ट्रेडर कहा जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट कहा जाता है। और मैं अगर अकेला बना रहा हूं, अकेला बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? सोल ट्रेडर हो गया। एक अकेले इंसान का व्यवसाय करना जो कर रहा है वो सोल ट्रेडर, और जो 31 मार्च को खाते बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे फाइनल अकाउंट होंगे। क्या क्लियर है आपको बात ये? तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जब एक अकेला इंसान जो व्यापार करता है 31 मार्च को अपने खाते बनाता है उसे क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट कहा जाता है। तो चलिए इसके मीनिंग को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि फाइनल अकाउंट की स्टोरी क्या है, क्यों बनाए जाते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी एम अगर अकाउंटिंग का देखें तो ये होता है असेसमेंट करना। किसका असेसमेंट करना? बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। देखिए मैंने अगर साल भर काम किया हूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने काम किया जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड था, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये जानना? मैं चाहूंगा ना कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये मैं देखूं। तो इसीलिए मैं क्या बनाता हूं? अपनी फाइनल अकाउंट बनाता हूं। मतलब मैं असेसमेंट करना चाहता हूं, कैलकुलेशन करना चाहता हूं अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का कि आज मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, कहां मैंने खर्चा किया है, कहां मैंने खर्चा ज्यादा किया है, कहां कम किया है, कहां मेरी कमाई कम हुई है और कहां मुझे कमाई ज्यादा हुई है। मतलब मैं अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने के लिए क्या करता हूं? फाइनल अकाउंट बनाता हूं। और इसका बेनिफिट किस किस को होता है? तो इनका बेनिफिट हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब क्या? तो जो ओनर मतलब बिजनेस का मालिक, इंप्लॉय मतलब उस बिजनेस में काम करने वाले इंप्लॉय, सप्लायर्स मतलब जो हमें सामान देते हैं उधार में, जो क्रेडिटर जिनको हम सामान को बेचते हैं, और फाइनेंसर्स मतलब जो हमें पैसा देते हैं। तो इन सब लोगों को जरूरी होता है जानना कि बिजनेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है। जैसे ऑनर ये जानकर क्या करेगा? तो जैसे कि अगर मुझे फाइनल अकाउंट से मेरी रिपोर्ट पता चलती है और मैं ऑनर हूं बिजनेस का, तो मैं उसकी अकॉर्डिंगली अपनी क्या करूंगा? काम करूंगा। दूसरी बात करते हैं किसकी? एम्प्लॉय की। तो अगर एम्प्लॉय के हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो। जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा नहीं वहां एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करते हैं। जहां सैलरी अच्छी मिले वही काम करेंगे। और सैलरी अच्छी कहां मिलेंगी एम्प्लॉय को? जिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तभी सैलरी अच्छी देंगे। तो एम्प्लॉय के लिए भी मैटर करता है। सप्लायर्स, किसी से अगर मैं उधार पर सामान खरीद रहा हूं तो सामने वाला पर्सन उधार पर सामान तभी तो बेचेगा जब मैं प्रॉफिट में होऊंगा। अगर मेरा बिजनेस लॉस में है तो मुझे कोई सामने वाला पर्सन उधार में सामान क्यों बेचेगा भला? तो सप्लायर के लिए भी ये जरूरी होता है।
वैसे ही हमारे कस्टमर्स और फाइनेंसर्स के लिए, फाइनेंसर्स को देख लो तो आप, जो इंसान हमें पैसे देता है वो हमें तभी पैसे देगा कि अगर मेरी पैसे चुकाने की कैपेबिलिटीज़ है, मैं उनका लिया गया लोन हो उनको मैं अगर वापस कर सकता हूँ तो ही मैं क्या करूँगा, उनको पैसे दे सकता हूँ। तो मतलब फाइनेंसर जो होते हैं हमें तभी पैसा देंगे जब हम उनका रीपेमेंट कर पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारे बिजनेस की पूरे परफॉर्मेंस पता चलती है और इन सब लोगों को इसका क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है। किसका हमें हेल्प करता है, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसकी, बिजनेस की, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस मिल जाता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, ये काम में आ जाता है। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, फॉर दिस पर्पस अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो अकाउंटिंग के रिपोर्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। वही हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, साल के लास्ट में जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। कब बनाते हैं हम रिपोर्ट्स, ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। अगर ब्रीफ में कहे हम तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं, वैलिड एंड एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट। हमने जो काम किए उसका वैलिड और एक्सप्लेन करते हैं हमारा वर्किंग रिजल्ट जो हमने काम किए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का पर्टिकुलर डेट पर। अब फाइनेंशियल स्टेटस मतलब क्या, कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे लोगों को कितना पैसा देना है, लोगों से मुझे कितना पैसा लेना है, ये भी हमें किससे पता चलता है, हमारे फाइनल अकाउंट से पता चलता है। अब इस फाइनल अकाउंट में बनाए क्या क्या जाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में बनाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये तीन चीजें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगर हम साथ में बात करते हैं तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आता है, ये याद रखो आप, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोला जाता है। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे क्या नाम दोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नाम दोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको क्या नाम देंगे हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को क्या बुलाते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या बुलाते हैं हम, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बुलाते हैं। तो ये बस आप छोटी छोटी बातों को याद रखिए। फिर देखिए जो छोटा छोटा नॉलेज है, जब आप 10-12 दिन मेरे से पढ़ लोगे ये टॉपिक तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आराम से हर एक फाइनल अकाउंट आप सोल ट्रेडर का हार्ड से हार्ड क्यों ना हो आराम से बना लोगे। बस जितना भी मैं आपको बताऊं उसको बस आपको सुनते सुनते चलना है और स्टेप वाइज ही अकाउंटिंग क्या करना है, सीखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो हमारी क्या बताती है, असेट्स और लायबिलिटीज बताती है कि पर्टिकुलर टाइम पर हमारी असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। तो जैसे हमने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है बेटा, बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बताता है, तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे असेट्स क्या है और हमारी लायबिलिटीज क्या है। क्या क्लियर है आपको इतनी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात समझ में आ गई होंगी। अब ये जितना भी एक्सप्लेनेशन था उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके या पॉइंट में लिखवाए हैं। तो वो क्या है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। साल में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, इसलिए हम अपनी क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, तो फाइनल अकाउंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमें अगर बिजनेस की ट्रू और करेक्ट ये पोजीशन जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, बिजनेस की, इसलिए हम अपने क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि जो हमने बिजनेस एक्टिविटी किया है, ऑपरेटिंग रिजल्ट जो मुझे मिले हैं, काम जो मैंने किया, ऑपरेट जो बिजनेस को किया,
उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन देने का, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का काम कौन करता है, ये फाइनल अकाउंट करते हैं, जो किसके किसके काम में आते हैं, हमारे काम में आते हैं और हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके काम में आते हैं और उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में क्या होती है, हेल्प होती है। जैसे कि हमने बताया कि आपको स्टेक होल्डर में कौन आते हैं, ऑनर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर्स और फाइनेंसर्स आते हैं। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस रिजल्ट की और फिर हम उस बिजनेस रिजल्ट के ही अकॉर्डिंग अपने क्या ले लेते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं। अगर आगे बात करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इफेक्टिवली। अगर मुझे बिजनेस का डाटा पता है कि किस चीज़ के ऊपर मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों से हमें बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल स्टडी मिल जाती है। तो फिर उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस के सभी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, आराम से कवर अप कर सकते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। आगे बात करते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है भैया। अगर मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूं तो इसका फायदा क्या मिलता है मुझे, तो इसका फायदा ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है या बिजनेसमैन जो डिसीजन लेता है या पॉलिसीज बनाता है, उस समय ये फाइनल अकाउंट क्या आते हैं, काम में आते हैं। फाइनल अकाउंट कहाँ काम में आते हैं, मैनेजमेंट के काम में आते हैं। और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस पॉलिसीज बनाता है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उस समय ये फाइनल अकाउंट क्या आते हैं, काम में आते हैं। यही फाइनल अकाउंट होते हैं जो हमें ट्रू पिक्चर बताते हैं। हमें ट्रू पिक्चर मतलब हमारे व्यवसाय की वास्तविक स्थिति क्या है, एक साल में बिजनेस ने क्या किया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जानने का जो एकमात्र साधन होता है वो क्या होता है, हमारा फाइनल अकाउंट्स, जो हमें हेल्प करते हैं। फिर ये हमारे फाइनल अकाउंट यूजफुल होते हैं एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। मतलब जो भी हमने काम किए हैं वो फाइनल अकाउंट के जरिए हम अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं और जो हमें अलग अलग कामों में भी क्या आते हैं, काम में आते हैं। फिर आगे की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होती है, पारदर्शिता होती है। जो कुछ चीजें होती है सबको दिखती है, जिससे कि बिजनेस की डीलिंग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ आसान होती है। मतलब जब मैं अपने कंपनी का फायदा नुकसान लोगों को दिखाऊंगा तो लोगों के मन में हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक भरोसा होता है कि चलिए ये बिजनेस अच्छा कमा रहा है तो ये आगे भी अच्छा कमाएगा। तो ये पता कैसे चला कि बिजनेस अच्छा कमा रहा है, तो फाइनल अकाउंट से पता चला। तो लोगों में एक विश्वास आता है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम आपको अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो आपको पता है कि हमने जब भी जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने टॉप किया है और हर एक चीज़ हम बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। तो ये जब चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें मैंने दिखाया आपको, तो एक ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें बता दिया हूँ मैंने आपको, तो इसे एक फेथ क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, एक भरोसा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे बिजनेस की डीलिंग जो होती है, यहाँ पर बिजनेस की डीलिंग और हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो एक स्ट्रॉन्ग वे में क्या होता है, बिल्ड होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है, बिजनेस में इसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ऐसे ही फाइनल अकाउंट जो होते हैं हमारे और भी काम आते हैं। ये हमें देते हैं, ये गेट क्लियर ब्रेकअप ऑफ, किसका ब्रेकअप बताते हैं हमको, ये अमाउंट्स पेबल टू द गवर्नमेंट, कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट को कितना देना है, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना है, ये भी हमें किससे पता चल जाता है, फाइनल अकाउंट से पता चल जाता है। क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है वो तो कमाई पर लगता है और जीएसटी होता है जो सामान पर लगता है। तो अब मैं कितना जीएसटी दूँ, कितना इनकम टैक्स दूँ, इसके भी काम में कौन आता है, मेरे फाइनल अकाउंट्स आते हैं। आगे की बात करते हैं हम, तो हमारे पास है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। तो जैसे कोई भी अगर बिजनेस होता है उनको ज़रूरी होता है कि वो अपनी क्या बनाए, रिकॉर्ड बनाए। क्यों बनाए, ताकि अगर आपको बिजनेस का एग्जिस्टेंस सालों साल रखना है, अपने बिजनेस को अच्छे फायदे में रखना है, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि आप बिजनेस के रिकॉर्ड अपने पास रखो, अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो और उसके हिसाब से ही अपने बिजनेस को क्या करो, आगे बढ़ाओ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा, ये हमने आपको फाइनल अकाउंट का मतलब समझाए, उनका इम्पोर्टेंस समझाए, और हमने जैसे आपको बोले कि फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम क्या बनाते हैं, तो हम एक और चीज़ बनाते हैं जिसको नाम क्या देते हैं अपन, बैलेंस शीट नाम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, आज
के अलग मतलब इस वाले प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या पढ़ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्या पढ़ लेंगे, हम बैलेंस शीट पढ़ लेंगे। तो आगे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में भी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, फिर इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे हम। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको लिख के दिए है ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे बिजनेस के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रीव्यू किया जाता है। मतलब बिजनेस में होने वाली जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उनको कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। यहां लिखा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग मतलब क्या, तो बाय और सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जिनका रिलेशन किससे है, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज से, मतलब खरीदने और बेचने से रिलेटेड है, उनको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब कि अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं सामान को खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, और उसमें जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हुआ या लॉसेस हुआ ट्रेडिंग एक्टिविटी से, उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। फिर और ऑल आउटवर्ड मूवमेंट्स मतलब ऐसा मूवमेंट जो बाहर की तरफ जा रहा है, काय का, गुड्स का या स्टॉक ऑफ गुड्स का, एट द एंड ऑफ द ईयर आर रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। मतलब कि अगर ट्रेडिंग के खर्चे हैं, गुड्स के ऊपर कोई खर्चे हुए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में। और जब भी गुड्स हमारे पास से जाती है, जब भी हमारे पास गुड्स जाती है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक रूल बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ, आप याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसके डेबिट साइड में हम कब लिखेंगे, गुड्स आती है, क्या बोला मैंने, गुड्स आती है, गुड्स अगर हमारे पास आती है, और एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स के ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सामान पर खर्च होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, तो हमने यहाँ पर आपको लिख के दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हमने यहाँ लिख कर दिए होंगे आपको, और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, थोड़ी देर वेट कीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने आपको ऐसे लिख कर दिया था मैंने, मुझे याद है। तो देखिए ऐसे खर्चे जो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन पे लगते हैं, गुड्स को बनाने में लगते हैं, या गुड्स को परचेस करते समय लगते हैं। गुड्स को परचेस करते समय लगते हैं, उन खर्चों को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर सामान आया और उन सामान के ऊपर खर्च हुआ या प्रोडक्शन के समय खर्च हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब भी हमारे पास से सामान जाएगा, जब भी हमारे सामान से जाता है, हमारे पास से गुड्स जाती है, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो गुड्स आई और खर्चे हुए तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, और गुड्स गई तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ लिखे हमने, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा फिर, तो क्या क्या लिखते हैं डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है आपका, वेजेस मतलब आपकी मजदूरी, लेबर लोगों को जो पेमेंट देते हैं वो। फ्राइट मतलब गाड़ी का भाड़ा, ठीक है। कैरियज आ जाता है, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखी जाती है। तो वैसे ही कुछ नाम होते हैं जिनको क्रेडिट साइड में भी लिखा जाता है। तो कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं सेल्स में से, वो लिखा जाता है। और अन्य काइंड्स ऑफ गुड्स यूज फॉर प्रमोशंस, अगर किसी भी तरीके के गुड्स का यूज कहाँ किया गया है, प्रमोशन में किया गया है। जैसे फ्री सैंपल दे दिया मैंने किसी को, या फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, मतलब बिजनेस के मालिक ने ही गुड्स क्या कर लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गुड्स, तब इन केस में इसको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मतलब सर कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, फ्रैट, कैरियज, इनवर्ड, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, उसमें से माइनस सेल्स रिटर्न,
और आपका फ्री सैंपल गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ये कहाँ लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर, क्रेडिट साइड में। तो वही चीज हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट भी रखे। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या लिखते हैं, लिख के दिए है ना आपको। ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर क्या आता है आपका परचेस। इस परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करवा देते हैं हम, माइनस करवा देते हैं। परचेस रिटर्न का एक और नाम क्या होता है ये याद रखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें फ्रैट कैरियज आ गया, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, रॉयल्टीज और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये वर्ड याद रखेंगे, रॉयल्टीज और कौन सा वर्ड याद रखेंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ये सब कहाँ आते हैं हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर सेल लिखते हैं क्रेडिट में और सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, माइनस। सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, सॉरी कि अगर सामान हमने क्या किए फ्री में भेज दिए तो भी उसको कहाँ लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। फिर हमने गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कि जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है, उसने अगर पर्सनल यूज के लिए सामान लिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट में। और क्लोजिंग स्टॉक भी किधर लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब मान के चलिए इस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसकी टोटल कितनी है, मान के चलो 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। और इन सब की टोटल, इन सभी नामों की टोटल कितनी है, 80,000 है। कितनी है, 80,000। मतलब इधर की टोटल 1 लाख, इधर की 80,000। नाइंसाफी हुई ना, तो इस नाइंसाफी का इंसाफ किया जाता है किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। मतलब ये 80,000 है और यहाँ 1 लाख है, क्योंकि ये टोटल ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आया कितना कम आया, 20,000 रुपए कम आया, उसको क्या नाम देंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट नाम देंगे। अगर क्रेडिट साइड की टोटल क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेबिट साइड की टोटल क्या होती है, कम होती है, तो जो बैलेंस आता है उसे नाम क्या दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया जाता है। लेकिन अगर उल्टा रहा तो मतलब सर डेबिट की टोटल अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और क्रेडिट की टोटल क्या आ जाए, कम, तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है उस समय, इसको नाम दिया जाता है ग्रॉस लॉस। पर मेजॉरिटी केस में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो चलिए मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया, वापस चलते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ लिखवा दिए। तो यहाँ बोलता है देयरफॉर सेड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों देखना बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए, ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। वैसे ही हम कि जैसे कि मान के चलो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है आपका, ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है आपका, ज्यादा है, तो क्या निकलता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्या आता है आपका, ग्रॉस लॉस आता है। और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कोई आपसे पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है मतलब क्या, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में किसको लिखा जाता है, एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। क्रेडिट में किसको लिखा जाता है, इनकम को लिखा जाता है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस और किसकी बात करता है, इनकम की बात करता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसकी बात करता है, इनकम और एक्सपेंसेस की। इसलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो चलिए आपको बात क्लियर हो गई क्या, कि कौन कौन सी चीजें डेबिट में लिखना है, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में लिखना है। तो जल्दी से एक बार बोलो, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस में से क्या माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका फ्रैट एंड कैरियज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से बोलिएगा, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फॉर एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, और क्लोजिंग स्टॉक। सर डेबिट क्रेडिट की टोटल क्या आ जाती है, ज्यादा, मतलब इधर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सर इस ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट की टोटल ज्यादा आ गए तो इधर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। ये चीजें सीखे हमने। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कुछ नामों को हमने यहां बताया है, तो ये भी समझ लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो गुड्स आर नॉट सोल्ड, जो सामान बिकता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बिका नहीं, कब, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जो सामान बिका नहीं उसे क्या कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा। फिर क्या आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स सोल्ड, अनसोल्ड गुड्स मतलब जो सामान बिका नहीं, कब, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटा,
31 मार्च तक अगर जो सामान बिका नहीं वो क्या होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यूएशन कब करते हैं, तो जो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू होती है विच एवर इज लोअर पर। ये याद रखना कि अगर मान के चलो जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये इसकी वैल्यू दो दी है आपके पास, कितनी दी है दो, एक दिया है 10,000 और एक दिया है 20,000, और ये इसकी कॉस्ट वैल्यू है और इसकी ये मार्केट वैल्यू है। तो कौन सा वैल्यू लिखेंगे, तो जो छोटा होगा, छोटा कौन है 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या मानी जाती है 10,000। तो देयर इज ऑलवेज वैल्यूड कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, हमेशा कीमत कौन सी होंगी क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली। ये बाद में काम आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दिखाया था ना मैंने अभी आपको, ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा मैंने, क्रेडिट साइड में लिखा। फिर आगे की बात करते हैं हम, तो क्या लिखा है हमारे पास, और इसको कहाँ लिखते हैं अपन, असेट साइड में भी लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में, बैलेंस शीट के। तो याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है सर, कहाँ कहाँ जाता है सर, तो क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में बोलो, डेबिट में मत बोलो, कहाँ जाता है क्रेडिट में, और दूसरा कहाँ जाता है असेट्स में जाता है, कहाँ जाता है असेट्स में। फिर परचेस का मतलब क्या होता है, तो परचेस का मतलब यहाँ पर गुड्स के परचेस से है, किसी असेट्स के परचेस से नहीं है। अगर असेट परचेस करेंगे तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ओनली गुड्स को परचेस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्या लिखते हैं, डेबिट में। और ये जो परचेस होता है वो कैसा हो सकता है, कैश या क्रेडिट वाला हो सकता है। परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न को परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो माइनस करने के बाद जो नेट परचेस आएगा, जो पैसा बचेगा, उसी को क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। वैसे ही सेल, तो सेल ऑफ गुड्स को लिखा जाता है, सेल ऑफ असेट्स को लिखा नहीं जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फिर जो सेल ऑफ गुड्स होगा उसमें से जो भी होता है वो कैश वाला हो या क्रेडिट वाला हो, दोनों तरीके का सेल लिखेंगे, मतलब प्लस करके लिख देंगे। और सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। और जो भी बचता है उसको क्या करेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो जैसे कि मान के चलो आपने 20,000 का सामान खरीदे हो, पहले परचेस की बात करते हैं, कितने का सामान खरीदे आपने 20,000 का, और रिटर्न किए हो कितने का 5,000 का। तो अब आप परचेस की अमाउंट क्या लिखोगे कि 20,000 में से 5,000 माइनस करके कितना 15,000, तो परचेस रिटर्न कितना लिखोगे आप 15,000। वैसे ही आपका मान के चलो सेल, अगर आपका सेल है 50,000 का और उस 50,000 में से भी किसी ने आपको 5,000 का सामान वापस किया है, मतलब ये सेल हुआ और फिर उसने वापस किया, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। तो माइनस कर दो आप पहले सेल्स रिटर्न को, तो कितना बचा 45,000। तो कितनी वैल्यू लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 45,000। मतलब सर कि आपने यही तो बात हम यहाँ दिखाए थे ना, तो ये दिखाया था ना बेटा कि जो भी परचेस होता है उसमें से परचेस रिटर्न क्या करते हैं, माइनस। मतलब 20,000 का परचेस, 5,000 का रिटर्न, तो यहाँ पर बाहर पे कितना लिखूंगा 15,000। सेम यहाँ पर भी देखो, तो अगर कहीं यहाँ 30,000 है सर यहाँ 30,000 है और यहाँ पे 5,000 का अगर सेल्स रिटर्न है, तो बाहर कितना लिखेंगे हम 25,000 रुपये लिखेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। आगे की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब भी हमने समझा है आपको, जैसे हमने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेस ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या परचेस एक्सपेंसेस, मतलब सामान के खरीदने पर या सामान के बनाने पर। परचेस ऑफ गुड्स मतलब सामान का खरीदना और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब सामान का बनना, इसके ऊपर जो खर्चे करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के लाइटिंग, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, डॉक चार्जेस या कैरियज इनवर्ट, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसलिए इनको कहाँ लिखा जाता है, ये सब इसको ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो चलिए, आपको बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनाया जाता है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन ला दिए हमने आपके लिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आपको अच्छे से दिखे इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखने में अच्छा ये दिखाई दे, और यहाँ पर हम ऐसा लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और हम भी हमारे बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ये स्पेस, और यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सिखाता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे, जो बड़ा सा आसान सा काम है, और आप होशियार बच्चे हो इसलिए आप आराम से बना लोगे। ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे बेटा सबसे पहले तो,
और फिर यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड में डेट कौन सी डालेंगे बेटा, तो ये जो 31 मार्च 2019 है वो डालेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, और ट्राई करना है ट्रेडिंग अकाउंट कोड आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, और इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, टी शेप होता है, तो आप ऐसा बना लो एक टी शेप, और मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया इसको। अब लाइन टेढ़ी हुई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमारे अगली बार हम बॉक्स बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, अभी छोटा क्वेश्चन इसलिए हम ऐसे बना लेते हैं। फिर इसमें ऐसा इसका फॉर्मेट होता है टी शेप में, और इसमें कुछ नाम लिखे जाते हैं, इसका नाम होता है पर्टिकुलर्स, इसका नाम क्या होता है, पर्टिकुलर्स देते हैं, इसको हम बुलाते हैं रुपीज़, इसको हम बुलाते हैं पर्टिकुलर्स, और इसको भी हम क्या बुलाते हैं, अपना अगला वाला बॉक्स भी रुपीज़ वाला, इसको हम बोलते हैं ये क्रेडिट है हमारा, और ये हमारी कौन सी साइड है, हमारी डेबिट साइड है। अब यहाँ से नाम पढ़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। तो वेजेस, सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो और लिख दो। तो आप बोलोगे सर थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ेंगे, तो बेटा ट्राई करेंगे हम हमेशा कि चालू किससे हो क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक से, इसलिए थोड़ी सी जगह क्या कर दी हमने, छोड़ दिए। रॉयल्टीज भी सर हमने पढ़े थे सर फॉर्मेट में, रॉयल्टीज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसे रॉयल्टीज को भी कहाँ लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है, 11,000 है। फिर सेल्स रिटर्न सर हमने पढ़े थे सर, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर ये बाय और टू क्यों लगाते हो आप, वहाँ तो नहीं लिखा है। तो बेटा डेबिट में कोई भी नाम लिखेंगे उसको टू के साथ लिखते हैं, और क्रेडिट में अगर कोई भी नाम लिखते हो तो किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ। तो सेल्स में से सर सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर सेल्स रिटर्न तो पता है हमको कितने का है, 24,000 का है। कितने का है, 24,000 का है। मैंने बोला सेल ढूंढो बेटा, तो बेटा ढूंढो मत, आ जाएगा सेल, इंतजार करो। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया। फिर गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, सर ये ऑनर थी संगीता और इसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, मतलब सामान गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो आप। तो ठीक है बेटा, आपने बोले मैं लिख देता हूं, क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज। कितना रुपए लिखो बेटा, बताओ जल्दी से, फिर कितना रुपए है, ये भी है हमारे पास कितना, 16,000। सर फैक्ट्री का रेंट, ये भी हमने पढ़े हैं सर, फैक्ट्री का रेंट ये भी कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो आप लिख दो बेटा फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना है, फैक्ट्री का रेंट बताओ आप मुझे, तो फैक्ट्री का रेंट है 4,200, तो ये आ गया 4,200। अब स्टॉक की बात करते हैं, तो 31 मार्च 2019 वाला है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और आप सब लोग जानते भी हो, क्या जानते हो सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर दो जगह लिखा जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक असेट्स में। पता है बेटा मुझे, आपको पता है करके, लेकिन अभी हमें असेट्स अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए बस क्या लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगला नाम क्या है हमारा, तो हमारा अगला नाम है स्टॉक। 1/4/2018 है, मतलब ये हमारा कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिख डालो ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 22,000 का है। सेल सर मिल गया हमें सेल, तो लिखो बेटा क्रेडिट में, और इसमें से 24,000 क्या करवा दो, माइनस करा दो। सर अगर हम इसमें से 24,000 माइनस करवाते हैं तो हमारे पास बचता है 3,56,000। वेरी गुड बेटा, आपको माइनस करते आता है, माइनस करा दी हमने इसमें से। ये परचेज कितना है, सर हमारा परचेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो, और हो सके तो सर हम इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर में ही लिखेंगे और स्टॉक के नीचे ही लिखेंगे। ऊपर में मतलब पार्ट में ऐसे में, और ओपनिंग स्टॉक के नीचे में। और इसमें सर परचेस रिटर्न माइनस करना होता है ना सर, तो बेटा देखो ना परचेस रिटर्न है 6,400, करवा दो माइनस। आपको तो पता है कि परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। अभी बताया ना बेटा मैंने आप लोगों को, तो बोलो यहाँ पर 3 आएगा सर, गलती मत करो आप, ठीक है, 1,83,600 आएगा। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बताओ कहाँ आता है बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहाँ आता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। बताओ कितना है बेटा, तो 8,400 है, ये हमने लिख दिए। सर मोटिव पावर भी आता है सर, ठीक है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मोटिव पावर भी लिख दिया मैंने। और क्या आता है बेटा बताओ जल्दी से मुझे, क्या लिखा है सर, वहाँ पर 16,000 लिखा है मोटिव पावर, पहले तो वो लिख लो आप। उसके बाद है फ्रैट, सर फ्रैट भी तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आता है ना। मैंने कब बोला बेटा कि आपने गलत बोले, आप तो सही बोलते हो ना, तो होशियार बच्चे हो मेरे।
7,400। एक ही क्वेश्चन से आप सीख गए होंगे कि कौन से नाम किधर जाते हैं। फिर सर आपने कुछ बैलेंसिंग करने की बात किए थे, तो देखो बेटा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो उसका टोटल लगाओ, तो इसका टोटल लगाता हो तो 3 0 तो दिख ही रहे सर, तो 3 0 दे दो आप। 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 के 8, क्या दे दो 1, 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 और 3 क्या हो गए 10, 10 के 0 क्या हो गया 1, 3 और 1 4, सर 4,08,000 आ गई। तो बेटा एक काम करना, एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो आप याद रखना, ये जो भी टोटल आई है, कितनी आई थी टोटल, तो सर टोटल तो 4,08,000 आई थी। तो बेटा इस टोटल को ना इसके नीचे में लिख दो 4,08,000, सर यहाँ पे लिख देता हूँ 4,08,000। क्यों लिखा बेटा मैंने, तो मैं बताता हूँ ना, आप इंतजार करो। इसके भी टोटल लगाओ, 6 2 0 तो दिख ही रहे मुझे ये, फिर 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 600 आ गया सर। ये तो मैंने बोला बेटा लिख दो, कैरी हो गया कितना 1 हो गया, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 1 ये 13, 13 और ये 4 17, 17 और ये आपके 8 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 के 8 लिख दो, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 2 ये 5 हो गया, 5 और ये 8 13 हो गया, 13 14 ये 15, 15 और 1 ये 16, 16 के कितना लिख देंगे 6, कैरी कितना हो गया 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। सर इधर की टोटल 2,68,600 आई, सर इधर की टोटल तो 4,08,000 थी, इधर की टोटल तो 2,68,600 आई, तो ज्यादा किधर है बेटा, तो जो ज्यादा होगा स्पेशल बॉक्स में आएगा, स्पेशल वाले बॉक्स में आएगा, जो ज्यादा होता है स्पेशल वाले बॉक्स में आता है 4,08,000। तो सर ये इसके साथ तो नाइंसाफी हुई ना, तो बेटा इसके साथ नाइंसाफी हुई ना, इसलिए आप यहाँ पर एक नाम डाल दो। कौन सा नाम डाल दो सर, बेटा यहाँ एक नाम डाल दो आप ग्रॉस प्रॉफिट। क्या डाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने क्या डाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया। सर इस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या लिखे, तो बेटा ये जो है ना आपके पास 4,08,000, ये जो है ना 4,08,000, इसमें से ये जो टोटल आपने की हो ना 2,68,600, इसको क्या करवा दो माइनस करा दो, तो ये आ जाएगा आपका 400। सर 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, सर 18 में से नहीं सर, यहाँ पर आपने 6 लिए हो, मतलब इसको काटे हो तो आप बोलो 17 में से 8 गए तो कितने बचे, तो यहाँ 9 बचे, और फिर यहाँ पर भी कितना होगा 9 में से 6 गए तो 3 बचे, सर 3 में से 2 गया तो कितने बचे 1 बचे। सर हमारा आंसर आ चुका है 1,39,400। सर ऐसा करेंगे क्या, और भी तरीके होते हैं बेटा, अभी आप छोटे हो इसलिए मैंने इस तरीके का तरीका अपनाया हूँ, बड़े हो जाओगे तो थोड़ी बड़े लेवल की क्या करेंगे बात करेंगे। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया 1,39,400 का आ गया। तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए ये आ गया हमारा आंसर जो हमने आपको वहां लिख कर दिए थे, ताकि हमने आपको ये क्यों दिए हैं, ताकि आप अच्छे से इसको लिख सको और सॉल्व कर सको, इसलिए हमने आपको ये करवा के दिए हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे किसी दूसरे अकाउंट के बारे में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बोल रहे हैं पहली बार, क्योंकि अभी हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं तो इस कंटेंट को देखने के बाद आपको किसी ट्यूशन क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अकाउंटिंग यही खत्म हो जाएगा हमारे पूरे वीडियोस को देखकर। तो सब्सक्राइब करने से एक फायदा होता है कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंच जाती है, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात करने की हैबिट तो मेरी पहले से ही नहीं रही है, मुझे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हमने बात की थी 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। उनमें से आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, और उसका एक क्वेश्चन भी हम आपको क्या करके देंगे, सॉल्व करके देंगे। मतलब आज की क्लास किसके नाम, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम। तो चलिए, तो यहां पर हमने आपके लिए कुछ लिखा है बातें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो बोला है दिस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट का एक मेन अकाउंट होता है, फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ने जो काम किया है उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये कौन डिसाइड करके देता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखा जाता है इसमें,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो होती है बिजनेस की उसको लिखा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें इसके डेबिट साइड में इनडायरेक्ट, कौन से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। और इसके क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। ये चीज याद रखिए। अब सर हमने याद तो रख लिए कि डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम को लिखेंगे, पर होता क्या है? तो जिन इनकम का या जिन एक्सपेंसेस का रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, सामान को बनाने से नहीं है या सामान को खरीदने से नहीं है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऐसे खर्चे जिनका लेना देना प्रोडक्शन से ना हो उन्हें क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसी इनकम जिनका लेना देना आपके प्रोडक्शन से नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमें क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है कि पूरे साल में जो मैंने मेहनत किया हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने का काम कौन करके देता है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके देता है। तो फिर जैसे हमने बोले कि डेबिट साइड में, इसके डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्या लिखेंगे? कुछ खर्चे लिखेंगे। कौन से? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट खर्चों में कौन कौन से खर्चे आते हैं? तो आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चे हुए हैं वो आपके फाइनेंशियल नेचर के खर्चे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। मतलब ऑफिस में लगने वाले सभी खर्चे आते हैं, फाइनेंशियल जो खर्चे होते हैं वो आते हैं, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्या लिखा जाता है? डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर इसके क्रेडिट साइड की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पूरी की पूरी इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, जैसे कमीशन का रिसीव्ड होना, इनकम का रिसीव्ड होना, डिस्काउंट का रिसीव्ड होना, अर्न करना, ये सब बातें कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। ठीक है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, जैसे मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और इधर ये क्रेडिट साइड बनाया इसकी, ये कौन सी साइड बनाया? इसकी क्रेडिट साइड बनाया मैंने, तो इसको ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर इस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस यहां निकलता है। बैलेंस कहां निकलता है? यहां पर निकलता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पर याद रखना कि अगर क्रेडिट साइड की टोटल क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर देन डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, डेबिट साइड की टोटल कम, उसको क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन उल्टा, अगर आपकी डेबिट साइड की टोटल क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड की टोटल आपके क्रेडिट साइड से क्या है? ज्यादा है, उस समय क्या आता है? आपका नेट लॉस आता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे की बात करते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, उसको किधर भेजा जाता है? कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। और अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब मेरे कुछ बातों को आप याद रखना, ये सब चीजें याद रखने से अच्छा है कि आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख जाओ। क्या है कॉन्सेप्ट? तो बेटा ये है हमारा कौन सा अकाउंट? ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसको बना देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट भी समझ में आ जाए। तो ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जो ये साइड है वो कौन सी साइड है? हमारी क्रेडिट साइड है। और ये हमारी जो साइड है वो कौन सी साइड है? डेबिट साइड। ये है इसका पर्टिकुलर्स रुपीस का ये हमने क्या बना लिए है? कॉलम बना लिया है। ठीक है। अब इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से नेचर के? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। किसको रिकॉर्ड करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। मतलब किसी को अगर मैंने पैसे दिया हूं, किसी को पैसे दिए हैं, हमने दिए हैं, और जिनका रिलेशन किससे नहीं है? जिनका खर्चों का रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, सामान के बनाने से नहीं है, ऐसे पूरे खर्चे को क्या लिखेंगे हम? कहा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। खर्चे होना, लेकिन ऐसे होना जिनका प्रोडक्शन से लेना देना ना हो। वैसे ही यहां पर इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या? तो आप पहले तो इनकम मतलब समझो। तो इनडायरेक्ट इनकम को कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक बात समझना है, इनकम यानी क्या? तो सिंपल है, किसी से पैसे मिलना। अगर किसी से मुझे पैसे मिलते हैं तो उसे क्या बोलता हूं मैं? इनकम बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? इनकम। लेकिन ऐसे इनकम जिनका रिलेशन किससे ना होना चाहिए? प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो ये इतनी बात याद रखिएगा कि अगर मैंने किसी को पैसे दिया हूं तो वो क्या लिखूंगा मैं?
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और किसी ने मुझे अगर पैसे दिया है तो उसे कहाँ लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इतनी बात को आपको लेकर चलना है अपने दिमाग में। तो चलिए एक फॉर्मेट समझ लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास एक फॉर्मेट आया है, यहां से मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या नाम है। तो जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, फॉर्मेट है। इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होती है, जैसे 31 मार्च 2024 लिख देता हूं मैं डेट हो। ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी क्या होती है, डेबिट साइड होती है। अगर देखिए इसके डेबिट साइड है ये, तो इसमें एक्सपेंसेस को लिखेंगे अपन इनडायरेक्ट नेचर के, और यहां पर हम किसको लिखेंगे, इनकम को लिखेंगे। और मैंने आपको बोला कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी को पैसे देना, और इनकम का मतलब होता है किसी से पैसे लेना। तो जब भी मैं किसी को पैसे दूंगा तो किधर लिखूंगा, डेबिट साइड में। तो जैसे देखो आप, सैलरीज एंड वेजेस, मतलब सैलरी किसी को देना पड़ता है, तो ये सैलरी देना पड़ा ना, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देखिए एक बात याद रखिएगा सैलरी एंड वेजेस को लेकर, कि अगर सैलरी एंड वेजेस है, क्या है, सैलरीज एंड वेजेस एक टर्म है, लेकिन अगर ऐसा ही आया, सेकेंड वर्ड आया वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, तो अब इनमें से ना एक डायरेक्ट खर्चा है और एक है इनडायरेक्ट खर्चा। इनमें से एक कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट, और एक है इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा, वो समझो आप। तो देखो सैलरीज जो है वो आपके इंप्लॉइज को दी जाती है, ऑफिस वाले लोगों को दी जाती है। तो ये जो हुआ इनका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो वेजेस है, वेजेस किसको दिया जाता है, लेबर को। किसको दिया जाता है, लेबर को, मतलब मजदूर को दिया जाता है। तो ये जो है मजदूर कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं, मतलब प्रोडक्शन में लगने वाला खर्चा है, इसलिए कौन सा खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो अब वेजेस जो है, वेजेस एंड सैलरी कहाँ लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। किस दर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस है वो इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर यार सैलरीज के साथ वेजेस भी तो था और यार वेजेस के साथ सैलरी भी तो था। तो बेटा आप मुझे बताओ, आपको दो हीरो के नाम बताओ मुझे। तो जैसे कि अगर मैंने बोला टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, ये दो नाम बोला मैंने, तो ऐसे रैंडमली मैंने बोला और मैंने आपसे पूछा और आपने बोला, इसे समझो। तो आपने जो पहला नाम बोले हो, शायद वरुण धवन अगर आपने बोले हो, या टाइगर श्रॉफ, जो भी बोलना हो, एक आधा दो नाम ले लेता हूं। जैसे मैंने क्या लिया था, कोई भी ले लेता हूं। एक मैंने वरुण धवन बोल दिया और एक क्या बोल दिया मैंने, सलमान खान। तो मैंने पहला नाम वरुण धवन का लिया ना, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मुझे शायद वरुण धवन ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पहला नाम किसका लिया, वरुण धवन का लिया। मतलब प्रायोरिटी किसको दिया है हमने, पहले नाम को। तो जैसे कि सैलरी एंड वेजेस है, तो प्रायोरिटी किसको दी है हमने, सैलरीज को, इसलिए इसको हमने कहा लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और यह वेजेस एंड सैलरी, यह पहला नाम कौन आया है, वेजेस। तो प्रायोरिटी किसको मिली है, जो प्राथमिकता मिली है वो किसको मिली है, वेजेस को, इसलिए इसको कहा लिखा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। तो याद रखिएगा आप, क्या याद रखेंगे आप, कि सैलरी और वेजेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन वेजेस और सैलरी आया तो कहा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो ये पैसा दिया ना मैंने, तो एक्सपेंसेस हुआ और इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मतलब बैंक हमसे कोई चार्जेस काटती है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं बैंकों को, तो एक तरीके से ये मेरा लॉस है, पैसा दिया मतलब एक्सपेंसेस है। और इनका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इनका रिलेशन किससे नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट, कोई सामान मेरे पास कोई खरीदने आया और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया तो मेरा नुकसान हो गया, एक्सपेंसेस है मेरे लिए। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है, कोई सीए आया मेरे पास और उसने मेरे अकाउंट्स को चेक किया कि अकाउंट सही बनाए हैं या गलत बनाए गए, और उसने चेक करने के लिए मेरे से पैसे लिया, उसी को क्या कहा जाता है, ऑडिट फीस। सीए को जो पेमेंट देते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑडिट फीस। पैसे दिया ना बेटा मैंने, तो इसलिए मेरे क्या है, लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहा आता है, ये डेबिट साइड में आता है। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जैसे मान के चलो जिस मोबाइल को आप ये वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो, मान के चलो 10,000 का है, कितने का है, 10,000 का है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको ये मोबाइल मुझे बेचना हुआ तो कितने में बेचोगे, तो आप मुझे 8,000 में बेचोगे, ऐसा आपने बोले। तो आपने कितना रुपए कम किए हो, 2,000 रुपए कम किए हो। कितने रुपए कम किए हो, 2,000 कम किए हो। रीजन क्या है पता है आपको,
तो रीजन ये था क्योंकि आपने 10,000 का मोबाइल खरीदे थे, लेकिन आपने इस मोबाइल का यूज किया हो ना, इसलिए आपने इसको बस कितने में बेचने के लिए तैयार हो गए, 8,000। तो ये जो 2,000 कम किए हो आपने यूज की वजह से कम किए हो। किसकी वजह से? यूज के, इसलिए। तो यूज अगर हुआ है और यूज की वजह से कोई वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू कम हो गई ना आपके मोबाइल की, इसलिए इसी 2,000 को क्या नाम दिया जाता है? डेप्रिसिएशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? डेप्रिसिएशन। मतलब अगर कोई चीज है जिसका हमने यूज किए और उसकी कीमत कम हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये भी बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको भी क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस पर। फिर अब काय के डेप्रिसिएशन लगाते हैं? तो लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इन तीनों चीजों पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो भी कहा आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो जैसे बिजनेस के काम से मुझे कहीं जाना पड़ा, सामान बेचने के लिए अगर जाना पड़ा, तो उसमें जो खर्चा हुआ बिजनेस के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो सब भी कहा आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, सामान को बेचने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर तक सामान की इंफॉर्मेशन पहुंचाना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। और एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़ी ना होने वाली है, उसके लिए भी मुझे क्या देना पड़ता है? पैसे देना पड़ता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट में कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। अगर आगे की बात करते तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब पेन, पेपर, पेंसिल, इन सब चीजों भी तो चाहिए होता है ना बिजनेस में। तो ये फ्री में मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, पैसे देना पड़ता है। इसलिए ये भी कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। बात करते हैं इंटरेस्ट पेड की। मान के चलो मैंने बैंक से कोई लोन लिया हो तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा ना। तो जब मैंने ब्याज दिया हूं, अगर मैंने ब्याज दिया हूं तो मेरे पास से पैसा गया है, और पैसा जाना ही तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको भी कहा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस बाय फायर, अब लिखा ही है लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंसेस के साथ साथ किसको लिखते हैं अपन? अपने लॉस को, इसलिए लॉस भी आ गया। आग लगने से जो नुकसान हो गया उसको क्या नाम बोला गया? लॉस बाय फायर। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से अगर कोई नुकसान होता है तो उसको भी कहा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर पैकिंग एक्सपेंसेस, आप जानते हो पैकिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? हो तो सामान अगर कोई भी रखते हम तो उसको पैक करना पड़ता है, तो पैकिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो ये पैकिंग का भी एक क्या है? एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में। एक होता है कमीशन, आपने मेरे बिजनेस के लिए कोई काम करके दिया, तो कोई इंसान आज के डेट में फ्री में काम तो नहीं करता, तो आप क्या लोगे मेरे से? कमीशन। तो कमीशन में मैंने आपको पैसे दिया ना, तो मेरे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया, इसलिए वो भी कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। अब ये बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन है, पूरा वाला बैड डेब्ट्स, आप इसको मेरे ऊपर पेंडिंग समझो, उधार समझो अपना एक। क्या समझो? उधार समझो। एक क्लास मैं ऐसी बनाऊंगा जहां पर मैं आपका बैड डेब्ट्स का डाउट पूरा सॉल्व करूंगा। अभी हम इसके बारे में कोई बात करने वाले नहीं है, समय आने पर सही चीजें करना चाहिए। देखो मेरा बड़ा सिंपल सा बोलना है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक स्टेप वाइज करने वाला एक्शन है। आप अगर स्टेप वाइज करते हो तो इसका फायदा आपको मिलता है। अगर आप पूरी चीजें एक साथ करने जाओगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, आपको चीजें उतने अच्छे लेवल पर नहीं आएंगी। और मैं ही नहीं चाहता कि किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊं और उसको काउंट आए ना, इसलिए मैं जिस तरीके से बोलूं आप उसी तरीके से अपने अकाउंट के प्रिपरेशन करेंगे। ये मेरी गारंटी कि आपको पेपर में एक भी नंबर कम नहीं होने दूंगा। बस आपको मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना है और पढ़ा ही करना है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सी साइड की? क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हैं या प्रॉफिट्स को लिखते हैं? इनकम को लिखते हैं या प्रॉफिट को लिखते हैं? तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था तो एक प्रॉफिट ही तो था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। रेंट का रिसीव्ड होना, पैसा मिला, लिख दिया। कमीशन का रिसीव्ड होना, पैसा मिला, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, कहीं पैसा लगाया था और मुझे पैसा मिल गया, तो इंटरेस्ट मिला मुझे इन्वेस्टमेंट पर, पैसा मिला, इसलिए यहां पर लिख दिए। डिपॉजिट किया होगा मैंने बैंक में, तो मुझे वहां पर भी क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो इनकम होती है, इसलिए उसको भी मैंने कहा लिख दिया क्रेडिट में। अगर मैं बात करूं मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम मतलब अगर कोई और भी इनकम होती है, कुछ भी अगर मुझे मिलता है तो उसे भी कहा लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और डिस्काउंट को भी कहा लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो इस तरीके से इन सब में एक वर्ड कॉमन है, रिसीव्ड वर्ड, कुछ पैसे का मिलना, कहा लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा जाता है। अब बात समझिए थोड़ा सा कि अगर इसकी टोटल ज्यादा है, अगर इसकी टोटल क्या है? ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो यहां जो बैलेंस आता है उसको क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट। वही बात हमने पढ़ी थी उधर, क्या पढ़े थे कि अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा, डेबिट की टोटल कम, तो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। ठीक इसका उल्टा, अगर डेबिट की टोटल क्या है? ज्यादा और क्रेडिट की टोटल क्या है? कम, तो क्या निकलेगा? नेट लॉस। ठीक है,
बस बोलने के लिए ये अच्छा लगता है, इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे निकलता है, ये निकालना ज़रूरी होता है। वो सब किसके साथ आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली दिखती है, इसलिए वो वहाँ पर काम आएगा। बस आप ये याद रखिए, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा हुई, डेबिट की टोटल कम हुई तो क्या आता है? हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल क्या है? कम है, तो उस समय हमारा क्या आता है? नेट लॉस आता है। कैसे निकलता है मैं आपको अभी बनाकर दूंगा एक क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मेट। तो जैसे मैं आपको बोलता रहता हूं, तो ये बात आप हमेशा से याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम बनाते हैं उसमें जब तक हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से बनाते नहीं है तब तक हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है। तो ये जरूरी होता है कि हम क्वेश्चन को थोड़े अच्छे लेवल पर बनाएं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अकाउंट आता है। अगर आपको अकाउंट सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। तो ये देखिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको क्या करवाता हूँ? सॉल्व करके दिखाता हूँ। किसका? तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन है, जिसको हम आपको क्या करवा के देंगे? सॉल्व करके देंगे। तो ये हमने साइड में क्या लगा लिए? क्वेश्चन लगा लिए, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अपना क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने जो भी बोला है वो हम बनाते हैं। हमने आपको अभी तक 2 चीज़ें सिखाए हैं, इसलिए हम कितनी चीज़ें बनाएंगे? बस 2 ही चीज़ें आज हम बनाएंगे। अगर तो एक काम कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे कैमरामैन का सजेशन है भैया कि हम ब्लैक बोर्ड की जगह क्या यूज़ करें? वाइट बोर्ड यूज़ करें। तो 2 मिनट दीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, और ये हमने कर दिए। तो ये आपको शायद अच्छा दिखे, आप भी मुझे बताएं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ कि वाइट बोर्ड पे पढ़ो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर है हमें कितनी चीज़ें बनानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया हम कितनी चीज़ें बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स, तो एक राजू एंड सन्स के ट्रायल बैलेंस दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या क्या बनाना है? बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए मैं 2 बॉक्स बनाता हूँ। पहला बॉक्स मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये इतना रख देता हूँ मैं बॉक्स, इस बॉक्स को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? ये पहला बॉक्स मैंने बना दिया, एक बॉक्स हो गया हमारा। और एक और बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा, एक और बॉक्स हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये मैं इसको बना लेता हूँ। आज तो मैं मैनुअली बना रहा हूँ, डोंट वरी, आगे चल के हमारे पास बोर्ड है, अच्छा बोर्ड है, पैनल है, उसका यूज़ करके हम बाद में रेडीमेड बॉक्स भी बनाएंगे, ठीक है? अभी के लिए आपके समझने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि आप कोई टेबल इंसर्ट नहीं करोगे पेपर में, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ऐसे बॉक्स बना लेना चाहिए सबसे पहले। तब इनका नाम रख दो, क्या नाम रख दो? पहले वाले बॉक्स का नाम रखो आप ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम रखो पहले वाले बॉक्स का? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे वाले बॉक्स का नाम क्या रखो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या रखो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रेजेंटेशन पे मत जाओ, अभी प्रेजेंटेशन कैसे देना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस अभी आप समझो कि कौन सी चीज़ को कहाँ लिखा जाता है। तो पहला वाला बॉक्स पर्टिकुलर्स, दूसरा वाला रुपीज़, ये पर्टिकुलर्स, और अगेन ये क्या बन जाएगा आपका? रुपीज़ बन जाएगा। लिख दो आप। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम ही काम करो आप, पहला वाला पर्टिकुलर्स, दूसरा वाला रुपीज़, पर्टिकुलर्स, और ये वाला रुपीज़, ठीक है? अब नामों को पढ़ते जाओ और यहां लिखते जाओ कि कहा जाता है वो नाम। आपने सीखे हो ना मेरे साथ, तो आपको आएगा जरूर कि किस नाम को कहाँ लिखना है। पहला नाम है वेजेस, तो वेजेस कहा आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, पर हमने बोले हैं कि सबसे ऊपर में क्या लिखने की कोशिश करेंगे अपन ने? ओपनिंग स्टॉक को। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखने की कोशिश करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को। तो एक जगह ओपनिंग स्टॉक के लिए रिजर्व रख दो, ठीक है? और उसके बाद लिख दो थोड़ा सा बाद में, क्या लिख दो? वेजेस लिख दो। तो कितना है वेजेस? तो वेजेस है हमारा 9200, सामान पर बनने वाला लगने वाला खर्चा है। परचेस, परचेस भी कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पर लिख दो आप परचेस, ठीक है? कितना है परचेस? तो परचेस है हमारे पास 66,800, ठीक है? इसको अंदर क्यों लिखा मैंने? तो आपको पता है कि परचेस में से क्या माइनस करते हैं? परचेस का रिटर्न। पीआर मतलब क्या होता है? परचेस रिटर्न। इसमें से क्या करते हैं? माइनस, इसलिए इसको मैंने कहा लिख दिया? अंदर लिख दिया। कैरियज इनवर्ड भी हमने पढ़े हैं, कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहां लिखेंगे कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है आप मुझे बताइए? तो यहां पर है 3,350, मैंने ये लिख दिया। फिर है सेल्स रिटर्न, तो आप सभी बच्चे जानते हैं जो सेल होता है उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है? माइनस। एसआर मतलब क्या है हमारे लिए यहाँ पर? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना आया है? 4,000
800, सेल को क्रेडिट में लिखते हैं। तो फिर ये हो गया, ओपनिंग स्टॉक मिल गया हमारा, जिसका इंतजार कर रहे थे हमने, पहले लिखा दिए थे इसको 31,300, ये आ गया आपका 31,300। सैलरी की बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन पे लगने वाला खर्चा नहीं है, किसी को पैसे देने पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्या लिखते हैं इसको, डेबिट साइड में। सैलरी 17,400, ये मैंने लिख दिया। फिर आगे की बात करते हैं रॉयल्टीज, तो सामान पे लगने वाला खर्चा है, इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रॉयल्टी क्या था, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी 4,800, तो ये कितना आ गया 4,800। आगे की बात करते हैं तो रेंट एंड टैक्सेस, पैसा देना पड़ता है, खर्चा है हमारा, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहा आएगा, डेबिट में। रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस कितना है, 12,680 हो गया। फिर बैड डेब्ट्स हमारे लिए नुकसान होता है, क्या होता है मैं आपको बाद में डिटेल कौन सा बताने वाला हूँ। पीएल के डेबिट में आता है, ये मैंने आपको बताया था, ये लॉस होता है, ठीक है, पैसा डूब गया उसे क्या कहा जाता है, बैड डेब्ट्स कहा जाता है। ये आ गया हमारा। कैरियज आउटवर्ड, तो कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में और कैरियज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में, याद रखिएगा। कैरियज आउटवर्ड का आता है पीएल के डेबिट में और कैरियज इनवर्ड का आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। 3,720 ये आ गया। फिर आगे की बात करते हैं हमारे पास, तो क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा है, तो अगेन इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना रुपए है देख लीजिए आप जल्दी से, 2,400। आगे की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी हमारा खर्चा होता है, इसलिए इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है, 18,000, ये मैंने लिख दिया 18,000। फिर डिस्काउंट भी हमारा क्या है, खर्चा है, इसलिए भी इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउ कितना है, 1,520 है, हो गया। इंश्योरेंस भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो इंश्योरेंस भी कहा था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है हमारे पास, 5,750 है। फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेट करती है, इसलिए खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ, इसलिए फैक्ट्री रेंट का लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कितना है फैक्ट्री का रेंट बताइए मुझे आप जल्दी से, तो ये है आपका कितने का, 7,000 का। कितने का है, 7,000 का। फिर कमीशन पेड, तो खर्चा है हमारा, कमीशन पेड हमारा क्या है, खर्चा है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट में, क्योंकि इसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता। हो गए पूरी डेबिट साइड, देखो आपने पूरा डेबिट में भर दिए। और आगे देखते हैं अब क्रेडिट साइड के बारे में। परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होता है, तो आ जाओ परचेस रिटर्न माइनस करने। कितना है, 6,520, 6,520 माइनस कर देता हूं यहां से, तो ये 80 और ये 2 कितना हो गया, और ये 60,280। सेल्स मिल चुका है आपको 1,52,000, कितना है, 900, तो 900 में से 800 गए तो पहले 100, और 52 में से 4 गए तो 48, और ये 1,48,100। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, नेक्स्ट नाम यह है कमीशन रिसीव्ड। इनकम होती है हमारी, इनकम होती है कमीशन, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कमीशन क्या है आपका, रिसीव्ड है। कितना है कमीशन रिसीव्ड आपका, 18,000, तो लिख लो आप कितना, 18,000। रेंट रिसीव्ड ये भी आपको मिला है, तो रिसीव्ड बोला है तो क्रेडिट में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस के रेंट रिसीव्ड। कितना लिखा है आपके पास बताइए जल्दी से, रेंट रिसीव्ड 9,000 लिख दो आप। फिर क्या है आपके पास, फिर क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहां पर लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपको क्या हुआ है, मिला है। कितना मिला है, 4,600, ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक असेट्स में, एडजस्टमेंट है इसलिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक यह है 56,850, हो गया। ये मैंने लिख दिया। कहाँ कहा जाता है ये आप याद रखेंगे, एक जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा जाता है कहा आपका असेट्स में, कहा जाता है असेट्स में। अब ये याद रखिए। चलिए हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। तो अब क्वेश्चन में होता है बैलेंसिंग करना, क्या बचा रहता है,
बैलेंसिंग करना। तो हम क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग के रूल क्या होते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो उस बात को बताने से पहले मुझे आपको 1 मिनट बात करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको इसको टोटल लगा के दूंगा। तो जैसे हमने बोले थे ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो 1 मिनट रुक जाइए, हम आपके लिए कुछ लाए थे एक चीज़, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर चाहिए होगा हमको एक। तो आप भी अगर 12वीं क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे हो तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर आप डिग्री कॉलेज के बच्चे हो और आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप किसका यूज़ करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको आंसर को श्योरिटी आए, मतलब कि आपको दिखे कि वैल्यूज वही है, इसलिए मैं किसका यूज करूंगा, कैलकुलेटर का यूज करूंगा। लेकिन मैनुअली भी किया जा सकता है, टोटल लगाना इतनी बड़ी बात होती नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे बेटा 11th 12th वाले बच्चे हो तो आप तो ये बन जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाले हो और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं बेटा, तो काम हो सकता है। तो चलिए देखिए इसके टोटल लगाते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एक लाइन खींचा और ये नीचे में 2 लाइन खींचा, तो आप ऐसे ही 2 लाइन खींचोगे। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाओगे, आप क्या बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे लाइन के नीचे, बनाया मैंने। अब इनकी टोटल करो, 1,48,100 प्लस 56,850, टोटल मिला के कितना आ गया, 2,04,950, 2,04,950। देखो मैंने इसको ऊपर में नहीं रखा, नीचे में रखना, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ये क्रेडिट की टोटल हो गया, अब डेबिट की टोटल कर रहा हूं, 31,300, 9,200, 60,280, फिर हमारा कितना आया ये 3,350 और 4,800, और ये आया आपका कितना 7,000। ठीक है, कोई गलती ना हो इसलिए मैं इस बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 31,300, 9,200, 60,280, 3,350, 4,800 और 7,000 क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो इसकी टोटल कितनी आ गई, 1,15,930। कितना आ गया, 1,15,930। अब ये जो स्पेशल जगह है, ये जो जगह है वो कौन सी जगह है, स्पेशल जगह है। तो इस वाले स्पेशल जगह पर ये जो दिख रही है जगह, ये स्पेशल जगह है, ये वाली जगह है स्पेशल जगह। इस वाली जगह पर वही आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, ये 2,04,950, ये बड़ा है ना इन दोनों में, तो ये ऊपर में वही नंबर आता है जो बड़ा होता है। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया 2,04,950। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनमें टोटल इधर की ज्यादा थी, क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी ना, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है। तो हमने पढ़े हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड की टोटल कम हो तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। और इसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, पीएल अकाउंट में। कहा किया जाता है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो सर ट्रांसफर तो कर ही दूंगा मैं, पर इसका बताओ, सीडी लिखा मैंने, कैरिड डाउन होता है सीडी का मतलब, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो देखते हैं। तो ये वाली जो अमाउंट है उसमें से ये वाली टोटल क्या करवा दो, माइनस 2,04,950 माइनस 1,15,930। तो कितना आ गया, ये आ गया 89,020। क्या आ गया, 89,020। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं अपन, ट्रांसफर करते हैं कहा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है तो कहां आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी लिखेंगे। बीडी का मतलब क्या है, ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहां से ये यहां आया है इसलिए ब्रॉट डाउन लिखा गया। और यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना था ये, 89,020 रुपीज हो गया। अब इसका भी बैलेंसिंग करना है, यहां से भी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आ सकता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। टोटल लगाते हैं, टोटल लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और टोटल लगाएंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल करता हूं मैं, तो 18,000 हो गया पहले, फिर 9,000 आ गया आपका, फिर 4,600 आ गया आपका, 4,600 आ गया आपका, फिर आया 89,020। कितना हो गया, 1,20,620, 1,20,620।
डेबिट साइड की टोटल करते हैं तो 14,400 हो गया, 12,680 हो गया, 500 हो गया, 3,720 आ गया, 2,400 आ गया, 18,000 आ गया और 1,520 आ गया, 5,750 आ गया और 1,800 आ गया। चलो बहुत सारे नाम हैं तो एक बार क्रॉस चेक करना बनता है। इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 63,770। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 14,400, 12,680, 500, 3,720, 2,400, 18,000, 1,520, 5,750 और ये 1,800। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। मतलब सर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, तो क्या आता है बेटा यहाँ पर? यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। कहाँ भेजा जाता है? कैपिटल अकाउंट में। अब बड़ा कौन है बेटा? तो बड़ा है 1,20,000, तो यहाँ स्पेशल जगह पर यही आएगा 1,20,620 और यहाँ पर भी वही आएगा 1,20,620। और ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ये जो हमारा अमाउंट है कितना? 1,20,620 में से माइनस करेंगे 63,770। ये वाली अमाउंट क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमारे पास बचता है बेटा 56,850। कितना बचता है? 56,850। तो ये हमारा हो गया 89,020 का क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 56,850 का क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से इसकी क्या की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है। तो दिखाई देते थे हम आपको पूरा आंसर कि इसका आंसर कैसे बनता हुआ दिखेगा। जो मैंने अभी बनाया वो मैंने मैनुअली बनाया। फिर आपके और भी अच्छे से प्रेजेंटेशन को लिखना चाहते हो, आप इसको बाद में लिखना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। ये आपके लिए रेडीमेड बना के दिए गए हैं। वही आंसर है 89,020 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 56,850 का क्या दिया है? नेट प्रॉफिट। लिखने का तरीका भी दिया गया है यहाँ पर एग्जैक्टली कि किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही बने रहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा और हम और भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो इंतजार किस बात का है? सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए अकाउंट आसान शब्दों में। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो की बात करूँ, इसके पहले हमने 2 और वीडियो बनाए हैं जहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया हूँ। आज मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर मैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा और फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। A to Z चीज़ें मैं करवाता हूँ जब तक आपको चीज़ समझ में ना आए। अगर ये तीनों वीडियो आप अच्छे से कर लेते हो तो इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आपको फाइनल अकाउंट आएगा ही आएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा और इतने टाइम्स देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते और आपको मैं बैलेंस शीट समझा देता हूँ कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, बैलेंस शीट होती क्या है। तो चलिए आज बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बैलेंस शीट समझाने जा रहा हूँ। तो इस बैलेंस शीट का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जैसे आपके पास कितना, आपके बैंक में कितना पैसा है, और ये कौन बताता है आपको? आपकी बैंक की पासबुक बताती है। तो सेम मेरे बिजनेस में कितना पैसा है और कितना पैसा मुझे लोगों को देना है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, वो एक जगह पर लिखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट कहा जाता है। मतलब बिजनेस को लोगों को कितना देना है और लोगों से कितना लेना है, इस बात को जिस जगह लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट कहा जाता है। मतलब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। दूसरी चीज, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। जैसे हमने बोला कि अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो यहाँ कोई डेबिट या कोई क्रेडिट वर्ड आता नहीं है। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊँ, अगर ये मैंने बैलेंस शीट बनाया यहाँ पर, तो इस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को लायबिलिटीज कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लायबिलिटीज कहेंगे। रुपीस होगा, असेट्स होगा और क्या होगा? आपका रुपीस होगा। और ये हमारी ऊपर में क्या लिखा जाएगा?
बैलेंस शीट लिखा जाएगा। बोलने का मतलब ऐसा कि बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा एक क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसमें लायबिलिटीज और क्या लिखी जाती है, असेट्स लिखी जाती है। इसके जो हमारी लायबिलिटी साइड है, जैसे मैं यहाँ पर देखो तो ये मेरी राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड को क्या कहा जाता है, असेट्स कहा जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है, तो लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बैलेंस शीट की, लायबिलिटी साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो क्या होती है, असेट्स होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी और असेट्स होती है, इन दोनों की जो टोटल आएंगी, लास्ट में जो टोटल आएंगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होती है, इक्वल आएंगी। लायबिलिटी और असेट्स आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो लिखा है द बैलेंस शीट शो द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये कौन बताती है आपको, बैलेंस शीट बताती है। और बैलेंसेस ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट शोन इन द असेट साइड। जितने भी किसके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के क्या होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, उन्हें कहाँ लिखा जाता है, असेट साइड में। और ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट आर टू बी शोन इन द लायबिलिटी। मतलब डेबिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिन लोगों से मुझे लेना है, ये याद रखना, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिन लोगों से मुझे पैसे लेना है। और रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स। क्या बोला मैंने, याद रखना, पर्सनल अकाउंट का कौन सा बैलेंस बेटा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिनसे पैसे लेना है, पैसे लेना है वो लोग। और दूसरा रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स, जिन चीज़ों को मैं बेच सकता हूँ, इसको कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा जाता है। और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, तो जिन लोगों को मुझे पैसे देना है, पैसे देना है, बिजनेस को देना है, मुझे देना है मतलब बिजनेस को देना है, उन्हें कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटीज में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट कोई नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखते, बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आते। अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट नहीं आते, तो बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आते। और बैलेंस शीट के असेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को कहाँ लिखा जाता है, असेट्स में। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट को कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटी में लिखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट को लिखा नहीं जाता। तो ये बात हो गई। मैं अब आपको दिखाई देता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, एक है लायबिलिटीज और एक है असेट्स। कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी हो, जैसे 2024 लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया। लायबिलिटीज का मतलब समझ लो आपकी, लायबिलिटी यानी होता क्या है। अगर मुझे किसी को पैसे देना है, अगर मुझे किसी को पैसे देना है तो मेरी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे किसी को पैसे देना है तो लायबिलिटीज है, और किसी से अगर मुझे पैसे लेना है तो मेरी क्या है, असेट्स है। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में असेट्स और लायबिलिटी का मतलब आपको बहुत ही डिटेली बताया हूँ। एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया है हमने, वहां पर आपको हर एक चीज बड़े ही आराम से आपको समझाई गई है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैपिटल। इस कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट या और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस क्या होगा, तो माइनस होंगी तीन चीजें, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस। बोलो, कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ड्राइंग आया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट लॉस भी आया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहां से, कैपिटल में से। कहां से, कैपिटल में से। क्लियर है बात आपको, ऐसे आपको याद रखना है। फिर बैंक का लोन लिया तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से मैं ज़्यादा पैसा निकालता हूँ तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है करंट अकाउंट पर दी जाने वाली एक फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट अकाउंट पर दी जाने वाली एक फैसिलिटी है। जैसे करंट अकाउंट में अगर मेरे 10,000 रुपये है और मैं 12,000 रुपये निकाल सकता हूँ, तो मैंने 2,000 रुपये क्या निकाला, ज़्यादा निकाला, तो ये 2,000 रुपये मुझे बैंक को वापस करने पड़ेंगे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। इसलिए ये जो है, ये मुझे पैसे देना पड़ता है, इसलिए मेरी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब मेरे खाते में 10,000 होंगे तभी भी मैं 12,000 निकाल सकता हूँ, मतलब 2,000 का ओवरड्राफ्ट है मेरे पास।
क्या है, 2000 रुपये का क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। इसको मुझे पेमेंट करना पड़ता है बैंक को, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स, जिन इंसानों को हमें पैसे देना है, जिन लोगों को हमें पैसे देना है, वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए क्रेडिटर भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। बिल्स पेएबल भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। आप इनको याद रखना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, तो डेटर्स हमारी असेट्स, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी तो डेटर हमारी असेट्स, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी तो बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट्स। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या, लायबिलिटी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स, प्री रिसीव्ड इनकम हमारी लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट्स। इनको आप ऐसे याद रखना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी तो डेटर हमारी असेट्स, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी तो बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स, प्री रिसीव्ड इनकम पहले जो मिल गई वो हमारी इनकम, अगर लायबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। फिर कैश का होना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो पैसा मेरे पास है ये भी मेरी क्या है, असेट्स है। गुडविल, उस बिजनेस की वैल्यू जो होती है उसे क्या कहा जाता है, गुडविल, तो ये भी मेरी असेट्स होंगी। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को बेच सकता हो और पैसा कमा सकता हो, क्या बोलो ये आप मुझे बताइए। अगर मेरे पास फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इनको बेचकर पैसा कमा सकता हूँ ना मैं, इसलिए मेरी क्या है, असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, मतलब ऐसा सामान जो बिका नहीं है तो इसको मैं बेचकर पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी मेरी क्या होती है, असेट्स होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप याद करते हो तो ये आपको याद हो जाएगा कि कौन सी असेट्स है और कौन सी आपकी लायबिलिटीज है। क्लियर है आपको बात? तो चलिए, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें सिखाया उसका हम प्रैक्टिकल यूज केस देख ही लेते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन क्या करवाता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ, और जिसे हम आप लोग सब मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आप कितना सीखे हो बेटा, और चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, और हम बनाना सिखाते हैं आपको फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं अपने आंसर लिख पाऊँ, और इतना छोटा भी नहीं करूँगा कि आपको दिखे ना। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें बहुत सारे बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेंगी, तो हम इसको बॉक्स को बना देते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर हम टेबल कंट्रोल में आते हैं, और हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो हमें ऊपर में कितने बॉक्सेस चाहिए होते हैं, 4, और नीचे में अगर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे तो हम बढ़ा लेते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बना लेते हैं, सबसे पहले तो 2-2 बॉक्सेस के साथ बना लेते हैं। कितने बॉक्सेस के साथ बनाते हैं, 2-2 बॉक्सेस के साथ। चलो, या तो फिर हम मैनुअली बना लेते हैं। अभी हमने बनाए नहीं ना पहले से, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, मैनुअली बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इस बॉक्स को ही ये हटा देते हैं, और बाद में हम इसके साथ भी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे हमारे पास है फीचर्स, तो हम कर देंगे। कितनी चीज़ें बनानी है हमको, तो हमें बनानी है 3 चीज़ें। ये हमारा कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे यहाँ पर हम, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पर अपनी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। यहाँ पर हमारी बनेंगी बैलेंस शीट। तो इस तरीके से मैंने इनको क्या किया, ट्रैक कर लिया। और यहाँ पर अगर कोई नोट्स रहेंगी तो मैं यहाँ नोट्स एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारा क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, ठीक है। इसमें एक साइड हमारी डेबिट होती है, ये हमारी साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। क्या बन गई, बैलेंस शीट बन गई। और इस बैलेंस शीट में आपको पता है हमारी 2 साइड होती है। बैलेंस शीट में एक साइड होती है आपकी कौन सी, तो एक हमारी साइड होती है लायबिलिटीज़। क्या होती है हमारी, ये लायबिलिटीज़ होती है। ये रुपीज़ होता है, और ये हमारा असेट्स होता है, और ये हमारा रुपीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा। इसको हम ऐसा सिस्टमेटिकली बना देते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखूंगे। यहाँ पर आप लिखोगे रुपीज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर भी लिखेंगे रुपीज़, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर भी लिखेंगे रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़, ठीक है। पहली बार बता रहा हूँ, अगले बार से हम बस लाइन ड्रॉ करके काम करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले किससे चालू करेंगे, एडजस्टमेंट से। किससे चालू करेंगे, एडजस्टमेंट से या एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, क्लोजिंग स्टॉक से। कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो याद रखना कहाँ लिखते हैं, आप ही बताओ। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए लिखूँ मैं, 54,000। एक काम करता हूँ, मैं अपने पेन का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि मैं लिखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हो गया। अब आ जाओ, रॉयल्टीज का लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके डेबिट में क्या लिख दो आप, रॉयल्टीज लिख दो। क्या लिख दो, रॉयल्टीज लिख दो। अच्छा, क्या लिख दो इसमें आप, रॉयल्टीज लिख दो। दूसरी चीज, कितना है रॉयल्टीज, पहले तो 4,000 है। कितना है, 4,000 है। फिर क्या है आपका, ड्राइंग है। तो ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है, बताया था ना। तो आप पहले कैपिटल ढूंढो, कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैपिटल कितनी है हमारी, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल है 2,50,000 की, ड्राइंग है 10,000 का। तो 2,50,000 की कैपिटल लिखो आप। ये मैंने लिखा 2,50,000 की कैपिटल और 10,000 का ड्राइंग माइनस कर दिया। कितना आ गया, 2,40,000। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2,40,000 लिख दिया। आगे की बात करते हैं, तो वेजेस कहाँ आता है, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो आप लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस। कितना है वेजेस, तो वेजेस है आपका 6,000। तो आप यहाँ पर कितना लिख दो, 6,000, ये मैंने लिख दिया। फिर बात करते हैं परचेस की। तो परचेस भी कहाँ आता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेस। कितना अमाउंट है परचेस का, 71,000। लेकिन आपको पता है ना, याद करवाया था, परचेस में से परचेस का रिटर्न क्या कर देंगे, तुरंत का तुरंत माइनस। तो देख लो परचेस रिटर्न है क्या अपोजिट साइड पर, तो यहाँ पर है। परचेस यहाँ पर है तो उसका रिटर्न किधर होता है, उसके क्रेडिट साइड में। तो इसको तुरंत ही माइनस कर देना। तो 3,000 क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो ये आ जाएगा 68,000, हो गया ये। फिर कैश, कैश क्या होती है हमारी, असेट्स। तो क्या लिख देते हैं अपन इसको, असेट्स में। कितनी है कैश हमारी, तो ये हमारी कितनी है, 10,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000। सेल्स रिटर्न, क्या करते हैं सेल्स रिटर्न को, सेल्स में से माइनस। तो पहले सेल लिखो क्रेडिट साइड में। सेल कितना है आपका, तो 81,000 का है सेल। कितने का है, 81,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न क्या करवा दो आप, माइनस करा दो। सेल्स रिटर्न कितने का है आपका, ये 5,000 का है। तो ये 5,000 क्या करवा दिया मैंने, माइनस करा दिया। तो कितना बचा मेरे पास, 76,000, ये मैंने बचा दिया। आगे बैंक क्या होती है हमारी, असेट्स। तो इसको मैंने कहा लिख दिया असेट्स में। कितनी की है बैंक आपकी वैल्यू, 40,000। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 40,000 लिख डाला। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। कितना है आपका इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के अमाउंट है 1,000। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 1,000। फिर क्या है आपका फर्नीचर, फर्नीचर हमारे असेट्स होती है। तो फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे अपन, असेट्स में। तो ये फर्नीचर कितना आ गया हमारा, यह है 34,000 का। इसको हमने 34,000 लिख दिया। फिर क्या है हमारा, बिल्डिंग है। तो हमने इसको लिख दिया असेट्स में, बिल्डिंग। कितनी की बिल्डिंग है हमारी, तो ये बिल्डिंग है हमारी कितने की, 1,20,000 की। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1,20,000 लिख दिया। डेटर्स है हमारे, तो ये भी हमारे असेट्स होती है, सन्ड्री डेटर्स है। तो डेटर्स लिख दो आप, कितने हैं आपके डेटर्स, 1,00,000। तो ये भी मैंने लिख दिया असेट्स में। फिर बैड डेब्ट्स हमारा खर्चा होता है, नुकसान होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं अपन बैड डेब्ट्स। कितने हैं बैड डेब्ट्स हमारी, तो ये बैड डेब्ट्स हमारी 1,000 की है। तो हमने यहाँ 1,000 रुपये लिख दिया। फिर क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चे है ये भी। तो यहाँ पर भी लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है ये आपके, तो ये आपके 3,000 के हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3,000 लिख दिया। फिर आगे की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। तो कहाँ लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो कितना है ये आपका, 2,000 है। तो मैंने कितना लिख दिया, 2,000 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 24,000 का। तो मैंने यहाँ का लिख दिया 24,000 में। और याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखो, ऊपर में लिखो। कैरियज आउटवर्ड है, तो कैरियज आउटवर्ड कहाँ आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो अब कैरियज आउटवर्ड को कहाँ लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया हमने। कितना है, 1,600। रेंट है हमारा, तो ये भी कहाँ आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कितना है रेंट हमारा, यहाँ पर
तो 1000 का क्या है हमारा रेंट है। फिर आगे की बात करते हैं, कैरिज इनवर्ट है, तो कैरिज इनवर्ट का आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ये मैंने डेबिट में लिख दिया, कैरिज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है कैरिज इनवर्ट, तो इसकी अमाउंट है कितनी 400 होगी, तो 400 लिख दिया। सैलरी है तो कहाँ आता है सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 16,000, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इधर देखते हैं तो क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है लायबिलिटी, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स। कितने के हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे 56,000 के हैं, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 56,000 लिख दिया। आगे की बात करते हैं, सेल तो हो चुका है हमारा, परचेस रिटर्न हो चुका है, कैपिटल भी हो चुका है, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों लायबिलिटी है, तो दोनों को लिख दो। बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल में हमारी क्या है लायबिलिटी है, कितनी है बिल्स पेएबल हमारे 20,000, तो यहाँ क्या लिख दो 20,000 लिख दो। फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है, ओडी ओवरड्राफ्ट ओडी कितना है आपका 40,000 का, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 40,000 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे हेड को क्या कर दिया पोस्ट कर दिया। अब हमारा एक काम बचता है, क्या बचता है काम, इनका कैलकुलेशन करने का, टोटल लगाने का, तो इसको हम टोटल लगाते हैं, बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, राइटिंग इसकी थोड़ी अलग से आई है क्योंकि बहुत छोटे छोटे लिखे हैं हमने, अगली बार हम जब लिखेंगे तो बॉक्सेस थोड़ा बड़ा रखेंगे और क्वेश्चन को छोटा करेंगे, तो थोड़ा अगली बार स्पेस के साथ मैनेज हो जाएगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, अभी इस बार मैनेज कीजिए इसके साथ। टोटल लगाते हैं, तो टोटल लगाते हैं हम, तो टोटल में देखिए ऐसे टोटल लगाएंगे, किस साइड की टोटल ज़्यादा है पहले देख लेंगे, तो लग तो रहा है इसी साइड की टोटल ज़्यादा है, तो इनका ही प्लस कर लेते हैं। तो कितना है ये 2 0, 6 और 4 कितना हो गया 10 का 0 कैरी हो गया 1, 12 और 1 हो गया 13, कितनी टोटल आ गई 1,30,000, ये 1,00,000 क्या आ गया 30,000। अब अगर आप क्या हो ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन अगर आप 11th 12th वाले हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप मैनुअली करोगे बेटा। ठीक है, इनके टोटल लगा लेते हैं, तो यहाँ पर ये 400 दिख रहा है मुझे 3 प्लेस पर, चौथे प्लेस में देखते हो तो 4 और 6 10, 10 और 18, 18 और ये 4 आपके 22 के कितना हो गया 2 कैरी हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया आपका 10, 6 और 2 8 हो गया, 8 और ये 2 10 हो गया। ठीक है, इसको भी प्लस कर दिया था मैंने, कितना हो गया 1,02,400, मतलब 1,30,000 टोटल आई है, इसमें से 1,02,400 क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा कितना बचा 27,600, ये क्या कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा कितने का 27,600 का। और यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है आपके क्रेडिट साइड में आता है, कहाँ आता है क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। कितना रुपए है ये 27,600। अब ये भी अकाउंट क्लोज करेंगे हम, तो इस अकाउंट को भी हम क्लोज करते समय देख लेंगे किस साइड की टोटल ज़्यादा है, तो हम देख लेते हैं। तो ये 16 17 18 और ये पास 23 और 24 25 26,000 के आसपास आएंगी, इसकी टोटल ही क्या है ज़्यादा है, तो इस टोटल की ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 27,600। अब आपको इसकी एग्जैक्ट टोटल लगानी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो मुझे 600 दिख रहा है एक, फिर आगे की बात करते हैं तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और ये 16 करते हैं तो 25 आ गया, 25,000 क्या आ गया 600। 27,000 में से 25,600 माइनस करेंगे बेटा, तो जो ना बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया आपका 2,000 का, कितने का आ गया 2,000 का। और यही नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको प्लस करना पड़ता है, तो ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर क्या कर दो प्लस कर दो। कितना है आपका नेट प्रॉफिट 2,000 का, तो इसमें 2,000 क्या कर दो प्लस कर दो, तो इसमें अगर 2,000 प्लस किया तो ये आएगा 2,42,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल अमाउंट शो करती है, तो मतलब इसकी टोटल क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो लोग टोटल लगाते हैं लायबिलिटी साइड की, तो 3 0 दिख रहे हैं, 2 और 6 8 हो गया, तो ये 8 लिख दिया मैंने, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 के 5 कैरी हो गया 1, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3,58,000 इसकी टोटल आ गई। इतनी ही टोटल इधर की भी आनी चाहिए, तो इसकी टोटल लगा लेते हैं, एक बार 2 6 8 यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा लिखना बचा है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में हमने नहीं लिखे हैं यहाँ, ये याद रख लेना। क्लोजिंग स्टॉक अभी गड़बड़ हो जाती है हमारी, टोटल ही नहीं आती। कितना
54,000, यह मैंने लिख दिया। तो 3 0 तो दिख ही रहे मुझे, तो मैंने 3 0 डाल दिया। 4 और 4 कितने हो गए आपके? 8 हो गए। 1 4 5 हो गया, 5 और 3 आपके 8 हो गए, 8 और 2 10, 10 और 5 15 के 5 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3,58,000 के साथ ये क्या हो गया? मैच हो गया। तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है? एक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है कंप्लीटली। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाया जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करते हुए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, अगली बार हम इसको बड़ा लिखेंगे। अगर आपको आंसर लिखना है इसके तो मैं आपको आंसर दिखा दूं, तो ये देखिए, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां 27,600 का क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 2,000 का क्या है आपका नेट प्रॉफिट, और यहां पर चेक करोगे तो 3,58,000 के साथ आपकी बैलेंस शीट क्या हुई है? मैच हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्लास में आपको जनरल एंट्रीज के बारे में सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? जनरल एंट्रीज के बारे में सिखाऊंगा। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हमारी नई क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कंप्लीट वीडियोस को देखते रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अकाउंटिंग सिखाएंगे बहुत आसान शब्दों में।